नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आईपीएफ ने बिजली वितरण के निजीकरण का विरोध किया। इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन आईपीएफ ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 में बिजली वितरण क्षेत्र के निजीकरण की संभावनाओं को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि सार्वजनिक विद्युत वितरण कंपनियों को गलत तरीके से निजी कंपनियों के अधीन कर दिया गया तो यह उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ होगा। यूपी में आईपीएफ ने विशेष रूप से पूर्व और दक्ष बिजली वितरण निगमों को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। अब इस पर केंद्र और राज्य सरकार को सार्वजनिक व तकनीकी रूप से जवाब देना होगा कि इस परिवर्तन से नागरिकों और उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा। राजधानी क्षेत्र में एआई आधारित 3D म्यूजियम बनाएगा यूपी। लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर यूपी स्टेट कैपिटल रीजन अपस्केरियार में एक अत्याधुनिक सेंट्रल म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें जनित 3 आयामी दृश्य संवाद होंगे जो राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को इनोवेटिव तरीके से प्रदर्शित करेंगे। यह परियोजना जीआईएस भूस्थानिक सूचना प्रणाली आधारित क्षेत्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है। अपस्केरिया क्षेत्र में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली जिले शामिल हैं। म्यूजियम को अगले 1 साल में डिजाइन किया जाएगा और उसके बाद 5 वर्ष में निर्माण व पूर्ण संचालन की योजना है। यह कदम लखनऊ और इसके आसपास के इलाकों को पर्यटन और सांस्कृतिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़े बदलाव का संकेत देता है। माहवारी स्वच्छता अभियान ने 14.6 लाख लोगों तक पहुंच बनाई। यूपी सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत माहवारी स्वच्छता मेंस्ट्रुअल हाइजीन जागरूकता अभियान चलाया, जो 14.64 लाख 1.464 मिलियन लोगों तक पहुंच गया। इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों और किशोरियों के बीच संवाद सत्र आयोजित किए गए, जिसमें सैनिटरी पैड उपयोग, सुरक्षित निस्तारण और मृतकों को तोड़ने पर जोर था। अभियान के तहत 100 से अधिक बाल देखभाल गृहों, 8 महिलाओं के आश्रय गृहों, एक मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं के विशेषिक इकाई आदि तक कार्यक्रम ले जाया गया। इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ जानकारी देना है, बल्कि समाज में टैबू तोड़ना और लड़कियों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का सशक्त इरादा देना है। यूपी ने 95 MoU साइन किए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 95 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MoU किए हैं, ताकि राज्य की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास हो और 1 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न हो सकें। इनमें पीएम मित्रा पार्क परियोजना की अहम भूमिका होगी, जो लखनऊ और हरदोई जिलों में लगभग 1000 एकड़ में विकसित की जाएगी। यह परियोजना राज्य एवं केंद्र की साझेदारी में चलाई जाएगी, जहां यूपी सरकार की हिस्सेदारी 51% और केंद्र की 49% होगी। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल टेक्सटाइल क्लस्टर्स को सशक्त करेगी, कच्चा माल से तैयार माल तक की कड़ी तैयार करेगी और निर्यात को बढ़ावा देगी। यूपी ने सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती। यूपी की टीम ने 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती। अंतिम मुकाबले में झारखंड को मात दी। सेमीफाइनल में यूपी ने हरियाणा को 84-60 से हराकर फाइनल की ओर बढ़ा। टीम के खिलाड़ी साहिल कुमार को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP चुना गया। यूपी बास्केटबॉल एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा शर्मा ने टीम को बधाई दी और प्रत्येक खिलाड़ी को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार निश्चित किया। यूपी पवेलियन को ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर में प्रमुख स्थान मिला। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर 2025 में उत्तर प्रदेश की जीव जंतुओं, पारिस्थितिकी और पर्यटन को प्रदर्शित करने वाला पवेलियन काफी चर्चा में रहा। कार्यक्रम मानव, प्रकृति और वन्य जीवन में समरसता विषय पर आधारित था। यूपी ने दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की विशेष झलकियां पेश कीं। साथ ही राज्य पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया। यूपी में गुड समारितन योजना 25,000 रुपये इनाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल समय पर पहुंचाने में मदद करता है, पहले घंटे यानी गोल्डन आवर के अंदर, तो उसे 25,000 रुपये पुरस्कार और राहवीर सम्मान पत्र दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपदा की स्थिति में मदद करने के लिए प्रेरित करना
और जीवन बचाने की संभावनाएं बढ़ाना है। यह कदम गुड समारिटन संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में है, यानी जब कोई मदद करे तो उस पर कानूनी या भय का असर न हो। लखनऊ ने सबसे अधिक राजस्व मामले निपटाए, जौनपुर जिला अति सक्रिय। सितंबर माह में उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों, लैंड, रेवेन्यू डिस्प्यूट्स आदि की निपटान में तेजी आई है। पूरे राज्य में 3,88,145 मामले निपटाए गए। राजधानी लखनऊ ने सबसे ज्यादा मामलों का निपटान किया, 21,296 मामलों को हल किया। जौनपुर जिला विशेष रूप से सक्रिय रहा, अपने लक्ष्य से 281.6% अधिक मामले निपटाए और जमीनी मामलों में 5 गुना अधिक हल किया। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार मामलों की गति बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और न्यायालयी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। प्रदेश भर में मुठभेड़ों का दौर, 48 घंटे में 20 से ज्यादा इनकाउंटर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया है। पिछले 2 दिनों 48 घंटे में राज्य के अलग अलग जिलों में 20 से ज्यादा मुठभेड़ें, एनकाउंटर्स हुई है, जिनमें कई वांछित अपराधी गिरफ्तार और कुछ घायल भी हुए हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई पश्चिमी यूपी, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और बुंदेलखंड क्षेत्र में हुई है। पुलिस का कहना है कि क्राइम फ्री यूपी अभियान के तहत ऐसे आपराधिक गिरोहों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। अयोध्या में दोहरे धमाके से सनसनी, 5 लोगों की मौत। अयोध्या के रकाबगंज इलाके में एक घर में लगातार 2 धमाके होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रारंभिक जांच में यह किचन में गैस रिसाव और सिलेंडर ब्लास्ट का मामला बताया जा रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवारें ध्वस्त हो गईं और आसपास के 2 मकानों में भी दरारें आ गईं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है ताकि धमाके के सटीक कारण का पता चल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज और पीड़ित परिवारों की मदद के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की ऐतिहासिक तैयारी, विश्व रिकॉर्ड बनने की संभावना। अयोध्या इस समय दीपोत्सव 2025 की तैयारी में पूरी तरह डूबी हुई है। इस बार का आयोजन सिर्फ भव्य ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल दीपोत्सव में 25 लाख से भी अधिक दिए जलाने का लक्ष्य रखा है। प्रशासन का कहना है कि यह आयोजन पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा और एक बार फिर अयोध्या का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। सरयू नदी के घाटों पर हजारों की संख्या में स्वयंसेवक दिनरात तैयारी में जुटे हैं। लगभग 50 से अधिक घाटों को थीम लाइट और रंगबिरंगी झालरों से सजाया जा रहा है। राम मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान, रामलीला मंचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पैक और एटीएस की टीमें लगाई गई है। इसके अलावा 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। इस बार दीपोत्सव में देश विदेश से लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। विदेशी मेहमानों, ओनारसी समुदाय, राजनयिकों और धार्मिक संतों को भी आमंत्रित किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और शहर की मुख्य सड़कों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। माना जा रहा है कि दीपोत्सव 2025 उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर एक नई पहचान देगा। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़। राजधानी लखनऊ में एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में एसटीएफ ने 2 मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 40 से अधिक आधुनिक पिस्टल, 150 कारतूस, 12 मोबाइल सिम और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की तस्करी कर यूपी के अलग अलग जिलों में सप्लाई करता था।
पिछले 3 वर्षों में इस गिरोह ने करीब 500 से अधिक हथियार बेचे हैं, जिनका इस्तेमाल कई आपराधिक घटनाओं में हुआ है। ये हथियार छोटे गैंग्स, सुपारी किलर और स्थानीय अपराधियों को मोटे दाम पर बेचे जाते थे। पुलिस को इस नेटवर्क की भनक कई महीनों से थी और पिछले 1 महीने से एसटीएफ लगातार इनके मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। आखिरकार एक गुप्त सूचना के आधार पर हजरतगंज इलाके में छापेमारी कर इनको धर दबोचा गया। एसटीएफ के अनुसार इनसे पूछताछ में कई नए नाम और लोकेशन सामने आए हैं। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इस नेटवर्क के उजागर होने से राजधानी और आसपास के जिलों में अपराध पर बड़ा अंकुश लगने की संभावना है। पुलिस कमिश्नर ने टीम को सम्मानित करने की घोषणा की है और कहा है कि आने वाले समय में अवैध हथियारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। प्रयागराज में गंगा स्वच्छता अभियान ने बनाया रिकॉर्ड, 50,000 लोगों ने एक साथ किया घाटों की सफाई। प्रयागराज में चल रहे गंगा स्वच्छता अभियान ने इस बार नया इतिहास रच दिया है। लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने एक साथ गंगा के घाटों की सफाई में हिस्सा लिया, जो अपने आप में एक मिसाल है। अभियान में प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, एनसीसी कैडेट्स, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, महिला समूह और साधु संतों ने मिलकर हिस्सा लिया। करीब 25 किलोमीटर तक फैले घाटों पर 3 घंटे तक लगातार सफाई अभियान चलाया गया। टनों की संख्या में प्लास्टिक, कचरा और गंदगी हटाई गई। लोगों को गंगा में कचरा न फेंकने और सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बंद करने की शपथ दिलाई गई। यह अभियान स्वच्छ गंगा मिशन 2027 का हिस्सा है, जिसका मकसद महाकुंभ 2027 से पहले गंगा को पूरी तरह स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। प्रशासन ने बताया कि हर हफ्ते इसी तरह का अभियान जिले दर जिले चलाया जाएगा। यह सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं बल्कि लोगों की भागीदारी का प्रतीक बन गया है। किसानों के लिए खुशखबरी, अब सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी सहायता राशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पहले यह राशि पंचायत स्तर पर दी जाती थी, जिससे कई बार देरी और बिचौलियों की दखल होती थी। लेकिन अब पूरा सिस्टम डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। लगभग 2.5 करोड़ किसानों को इस योजना से सीधा फायदा होगा। किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिलेगी ताकि बुवाई, खाद और सिंचाई जैसे कार्यों में कोई दिक्कत न आए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिचौलियों या पंचायत प्रतिनिधियों की किसी भी तरह की दखल अब नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना और सिंचाई परियोजनाओं में भी नए प्रावधानों की घोषणा की है, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई समय पर हो सके। किसानों के संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह कदम खेती को मजबूत करेगा और गांवों की अर्थव्यवस्था को गति देगा। वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट को मिली तेज रफ्तार, शहर में विकास का नया अध्याय शुरू। वाराणसी में लंबे समय से प्रतीक्षित मेट्रो प्रोजेक्ट को अब तेज रफ्तार मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को हरी झंडी दे दी है। अब निर्माण कार्य जमीन पर उतर चुका है और 2026 के अंत तक पहले फेज को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में मेट्रो की कुल लंबाई लगभग 29 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर भेलूपुर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू तक, जो शहर के प्रमुख धार्मिक और शैक्षणिक इलाकों को जोड़ेगा। दूसरा कॉरिडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सारनाथ तक, जो रेलवे स्टेशन, पुराना शहर और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 18,000 करोड़ रुपए आकी गई है। इसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फंड कर रही है। पर्यटन नगरी वाराणसी में रोजाना लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम आम बात है। मेट्रो बनने से शहर में यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेनें पूरी तरह ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पर चलेंगी। स्टेशन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। हर स्टेशन पर सीसीटीवी, एस्केलेटर और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम की सुविधा होगी। शहर में निर्माण कार्य को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन की योजना भी लागू की गई है, ताकि आम लोगों को कम से कम दिक्कत हो।
अधिकारियों ने कहा है कि सभी काम पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए किए जा रहे हैं। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट वाराणसी को आधुनिक शहरों की श्रेणी में ला देगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ट्रैफिक कम होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।